किस शासक के पास शक्तिशाली नौसेना थी? तो चोल के पास। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसने भरतनाट्यम शिल्प कला है, ये कहाँ है दोस्तों? तो चिदम्बरम में है। कहाँ है? चिदम्बरम में। भरतनाट्यम करते हुए भगवान शिव का कहाँ पर डांस करता हुआ मूर्ति है? तो चिदम्बरम में है। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर ये चतुष्कोणीय है। भरतनाट्य शिल्प कला कहाँ है? चिदम्बरम में है। नटराज मंदिर कहाँ है? चिदम्बरम में। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? चिदम्बरम में। भगवान नटराज का मंदिर कहाँ है? भगवान नटराज का मंदिर कहाँ है? चिदम्बरम में। किसका मंदिर है? भगवान नटराज का। चिदम्बरम में किसका मंदिर है? चिदम्बरम में किसका मंदिर है? भगवान नटराज का। राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था दोस्तों? तो कौन था? तैलब द्वितीय। तैलब द्वितीय ने राष्ट्रकूटों को उखाड़ फेंका था। तैलब द्वितीय ने राष्ट्रकूटों को उखाड़ फेंका था। राष्ट्रकूटों को किसने उखाड़ फेंका? तैलब द्वितीय ने। राष्ट्रकूटों को किसने उखाड़ फेंका? तैलब द्वितीय ने। राष्ट्रकूटों को किसने उखाड़ फेंका? कल्याणी के चालुक्य या पश्चिमी चालुक्य कहते हैं, इसकी राजधानी थी। ठीक है, यानी पूर्वी ऐसे पश्चिम, पश्चिम में कल्याणी। ठीक है, पश्चिम में कल्याणी थी इसकी राजधानी तैलब द्वितीय की। ओके, पश्चिमी चालुक्य या कल्याणी तैलब द्वितीय से संबंधित है। राष्ट्रकूटों को किसने उखाड़ फेंका था? तैलब द्वितीय ने। राष्ट्रकूटों को किसने हराया? तैलब द्वितीय ने। राष्ट्रकूटों को किसने हराया? हु इज द डिफीटेड ऑफ द राष्ट्रकूट? तैलब द्वितीय। हु इज द डिफीटेड बाय द? तैलब द्वितीय। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान क्या है? देखिए, सुनियोजित स्थानीय स्वशासन था इसका। ठीक है, स्थानीय स्वशासन अच्छा करता था। तो आंसर डी है। सुसंगठित स्थानीय स्वशासन में चोल का राजवंश का मुख्य योगदान किस में जाता है? सुसंगठित स्थानीय स्वशासन में चोल राजवंश का मुख्य योगदान किस में जाता है? सुसंगठित स्थानीय स्वशासन में चोल वंश का मुख्य योगदान किस में जाता है? चोल राजवंश का मुख्य योगदान किस में जाता है? सुसंगठित स्थानीय स्वशासन में चोल राजवंश का मुख्य योगदान किस में जाता है? सुसंगठित स्थानीय स्वशासन में जाता है। ओके, चोल इसने ही स्ट्रांग नौसेना राजराजा 1 ने चालू किया था। स्थानीय स्तर पर इसका बेहतरीन शासन था चोल राजा का। एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर इनके और इनके बीच बनाया गया। किनके बीच? 700 से 500 ईस्वी के बीच में बनाया गया था। ठीक है, यानी 500 से 700 से 800 ईस्वी के बीच में बनाया गया था। 700 से 800 ईस्वी के बीच में बनाया गया था। एलोरा का 34 गुफाओं का निर्माण 700 से 800 ईस्वी के बीच में बनाया गया था। 700 से 800, 700 से 800। 34 गुफाओं का निर्माण 1 से 12 तक तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। फिर 13 से 29 तक तुम्हारा हिंदू धर्म से संबंधित है। 29 से 34 तक जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, एलोरा में जिनेंद्र मंदिर ब्रह्मकीर्ति से संबंधित है। और एलोरा का मंदिर 34 गुफा कब बना था? 700 से 800 ईस्वी के बीच में बना था। एलोरा का जो 34 गुफा मंदिर कब बना था? एलोरा का 34 गुफा का मंदिर कब से कब बना था? 700 से 800 के बीच में। 700 से 800 के बीच में कौन सा मंदिर बना था? एलोरा का 34 गुफा वाला। 700 से 800 में कौन सा मंदिर बना था? 700 से 800 के बीच में कौन से गुफा का मंदिर बना था? 700 से 800 के बीच में एलोरा का 34 गुफा का मंदिर। 3 मुख वाली ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के भी नाम से जानी जाती है, गुफा कहाँ है? तो एलिफेंटा में है। कहाँ पर है? एलिफेंटा में। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश की त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है, वो गुफा कहाँ है? एलिफेंटा में है।
ठीक है, त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है। ये गुफा कहाँ है? एलिफेंटा में। 3 मुख वाली मूर्ति कहाँ है? एलिफेंटा में। 3 मुख वाली मूर्ति कहाँ है? 3 मुख वाली मूर्ति कहाँ है? एलिफेंटा में। एलिफेंटा में किसकी मूर्ति है? 3 मुख वाली का। एलिफेंटा में किसकी मूर्ति है? एलिफेंटा में किसकी मूर्ति है? 3 मुख वाली का। ह्वेनसांग के कांची प्रवास के समय पल्लव शासक कौन था? ह्वेनसांग जब आया था उस समय कौन था दोस्तों? तो देखिए, पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था किसको? विष्णु हर्षवर्धन को, हर्षवर्धन को हराया था। उस समय नरसिंहवर्मन वन ने था, ठीक है, मामल। इसे पुलकेशिन द्वितीय को हराया नरसिंहवर्मन वन मामल ने, जिसे मामल्लपुरम कहते हैं। ह्वेनसांग जब कांची प्रवास आया था, ठीक है, उस समय पल्लव शासक कौन था? ये पल्लव शासक था, नरसिंहवर्मन वन था दोस्तों। ह्वेनसांग कांची प्रवास जब समय पर आया था उस समय कौन राजा था? नरसिंहवर्मन वन मामल था। ह्वेनसांग के कांची प्रवास के समय पल्लव शासक कौन था? ह्वेनसांग जब कांची प्रवास आया था उस समय पल्लव शासक कौन था? मामल था। मामल के समय ही ह्वेनसांग आया था, ठीक है। ये पल्लव शासक था। राष्ट्र का मतलब क्या होता है? प्रांत होता है। ये पल्लवकालीन प्रशासन था, ठीक है। पल्लवकालीन प्रशासन का नाम राष्ट्रविषय कोट्टमग्राम, ये पल्लवकालीन प्रशासन का नाम था, ठीक है। पल्लवकालीन के प्रशासन का नाम क्या था? राष्ट्रविषय कोट्टमग्राम। पहला राष्ट्र, दूसरा विषय, तीसरा कोट्टम, चौथा ग्राम। ये पल्लव शासक का एडमिनिस्ट्रेशन का विभाजन था, ठीक है। राष्ट्र का मतलब प्रांत होता है, विषय का मतलब जिला होता है, कोट्टम का मतलब तालुका होता है। कोट्टम का मतलब तालुका। तो राष्ट्र का जो प्रधान होता था उसे राष्ट्रिक कहते थे, विषय का विषयपति कहते थे, ठीक है, विषयिक कहते थे। और कोट्टम को क्या कहा जाता था? देशाधिकृत कहा जाता है। और कोट्टम को देशाधिकृत कहा जाता है। ग्राम को ग्राम भोजक कहा जाता था। ग्राम को ग्राम भोजक प्रधान होता था। कोट्टम यानी तालुका का प्रधान होता था, देशाधिकृत कहलाता था। तालुका का प्रधान क्या कहलाता था? देशाधिकृत। तालुका का प्रधान क्या कहलाता था? देशाधिकृत। देशाधिकृत किसका प्रधान था? तालुका का, जिसका मतलब कोट्टम होता है। देशाधिकृत किसका प्रधान था? कोट्टम का। ग्राम भोजक किसका प्रधान था? ग्राम का। ग्राम भोजक किसका प्रधान था? ग्राम का। ग्राम का प्रधान कौन था? ग्राम भोजक। ग्राम का प्रधान कौन था? ग्राम भोजक। राष्ट्र का प्रधान था, ठीक है। राष्ट्रिक किसका प्रांत का प्रधान था? राष्ट्र का प्रधान था। विषयक या विषयिक का मतलब जिला होता है, इसका प्रधान था। आलबड़ो मतलब होता है वैष्णव संत। आलबड़ो मतलब वैष्णव संत। वैष्णव संत को क्या कहा जाता है? आलबड़ो। वैष्णव संत को क्या कहा जाता है? वैष्णव संत को क्या कहा जाता है? आलबड़ो। एवं नाई नारो या अडिनारो का मतलब होता है शैव संत, ठीक है। नए नारो या अडियारो का मतलब होता है शैव संत। नए नारो अडियारो का मतलब शैव संत, ठीक है। शैव संत को क्या कहा जाता था? नए नारो या अडियारो। शैव संत को क्या कहा जाता था? नाई नारो या अडियारो कहा जाता था। के द्वारा दक्षिण में भक्ति आंदोलन किस राजवंश के समय में प्रारंभ हुआ था? तो देखिए, शैव संतों का ईशव का जो भक्ति आंदोलन चला था, कब चला था दोस्तों? तो पल्लव के समय चला था। किसके समय चला था? पल्लव के समय में चला था। आलबड़ो और नायनारो का दक्षिण में भक्ति आंदोलन किस राजवंश के समय में चला था? पल्लव के समय में। आलबड़ो और नायनारो का भक्ति आंदोलन किस राजवंश के समय में चला था? आलबड़ो और नायनारो का भक्ति आंदोलन किस शासन के समय में चला था? पल्लव के समय में।
आल्वारो एवं नायनारो का भक्ति आंदोलन किस राजवंश के समय में चला था? तो पल्लवों के समय। महाभारत भारत वेंता नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया? भारत वेंता। महाभारत का नाम क्या लिखा हुआ है? भारत वेंता। महाभारत का भारत वेंता। महाभारत का भारत वेंता। वे टवर्गी न वा भारत वेनवा। ठीक है, वे नवा। महाभारत का भारत वेनवा तमिल में किसने अनुवाद किया था? तमिल में किसने अनुवाद किया था दोस्तों? डी पेरुन देवनार ने। भारत वेनवा को किसने तमिल में लिखा? पेरुन देवनार ने। ठीक है, देवरवा एक कह सकते। भारत वेनवा को किसने तमिल में लिखा? पेरुन देवनार ने भारत वेनवा को लिखा। भारत वेनवा को किसने लिखा? पेरुन देवनार ने। भारत वेनवा को किसने लिखा? पेरुन देवनार ने। पेरुन देवनार ने कौन सा तमिल में लिखा बुक? भारत वेनवा। पेरुन देवनार ने तमिल में कौन सा बुक लिखा? पेरुन देवनार ने तमिल में कौन सा बुक लिखा? भारत वेनवा। इसका मतलब होता है महाभारत। मामल्लपुर के मंडप मंदिरों एवं रथ मंदिरों जिसे सप्त पगोडा का निर्माण किसने कराया था? तो नरसिंह वर्मन वन मामल ने करवाया था। किसने कराया था? नरसिंह वर्मन मामल ने कराया था। मामल्लपुर में मंडप मंदिर है एवं रथ मंदिरों का निर्माण जिसे सप्त पगोडा के नाम से भी जाना जाता है, किसने कराया था? नरसिंह वर्मन वन ने करवाया था। सप्त मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? नरसिंह वर्मन वन मामल ने करवाया था। मंडप मंदिर और रथ मंदिर ये दोनों का जिसका मतलब सप्त पगोडा होता है। ठीक है, रथ मंदिर जिसे सप्त पगोडा भी कहते हैं, रथ मंदिर जिसे सप्त पगोडा भी कहते हैं, पगोडा का मंदिर। ठीक है, सप्त पगोडा या पगोडा का मंदिर कहते हैं। नरसिंह वर्मन वन ने किया था, ये पल्लव शासक था। किस मंदिर को राज सिंहेश्वर या राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? कैलाश मंदिर को किसे कहा जाता है? कांची के कैलाश मंदिर को। ठीक है, उस समय कांची प्रवास पर आया था ह्वेनसांग। उस समय कौन था? नरसिंह वर्मन वन था। ठीक है, जिस समय ह्वेनसांग आया था कांची प्रवास। कांची का कैलाशनाथ मंदिर या राज सिंहेश्वर मंदिर का निर्माण किसने? राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। सॉरी दोस्तों, कांची का कैलाशनाथ मंदिर राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहलाता है। कांची का जो कैलाशनाथ मंदिर है राज सिंहेश्वर मंदिर भी कहलाता है। कौन सा मंदिर? राज सिंहेश्वर या राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहलाता है। कांची का कैलाशनाथ मंदिर। राज सिद्धेश्वर मंदिर कौन कहलाता है? राज सिंहेश्वर मंदिर कौन कहलाता है? राज सिंहेश्वर मंदिर कौन कहलाता है? कांची का कैलाशनाथ मंदिर। राज सिंहेश्वर मंदिर कौन कहलाता है? कांची का कैलाशनाथ मंदिर था। राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? तो उस समय कौन था दोस्तों? तो महिपाल था। कौन था? महिपाल वन था। राजेंद्र चोल जब बंगाल अभियान किया था उस समय शासक कौन था बंगाल का? महिपाल वन। राजेंद्र चोल ने जब बंगाल अभियान किया तो उस समय कौन शासक था? राजेंद्र चोल जब अभियान किया था तो बंगाल का शासक कौन था उस समय? महिपाल वन। महिपाल वन के समय में राजेंद्र चोल ने अटैक किया था। महिपाल वन के समय में राजेंद्र चोल ने अटैक किया था। महिपाल वन के समय में किसने अटैक किया? महिपाल वन के समय में किसने अटैक किया था? राजेंद्र चोल ने बंगाल पर। 8वीं सदी के प्रारंभ में निम्नलिखित में किसने जोरोस्ट्रियनियों जिसका मतलब पारसियों होता है को शरण दी? जो पारसियां जो ईरान से समुद्र द्वारा फरार होकर तटीय रास्ते से पश्चिमी भारत में पहुंचा था, तो किसने दिया था दोस्तों?
डी दिया था राष्ट्रकूटों ने। पारसियों को किसने शरण दिया था? राष्ट्रकूटों ने। पारसियों को किसने शरण दिया था? राष्ट्रकूटों ने। पारसियों को किसने शरण दिया था? पारसियों को किसने शरण दिया था? पारसियों को किसने शरण दिया था? राष्ट्रकूटों ने। ये 8वीं सदी में आया था। जोरोस्ट्रियस कब आया था? 8वीं सदी में। 8वीं सदी के प्रारंभ में आया था। जोरोस्ट्रियस कब आया था? जोरोस्ट्रियस कब आया था? राष्ट्रकूट ने दिया था, 8वीं सदी में आया था, ठीक है, शरण। जो पर्सिया ईरान से पर्सिया से होकर समुद्र द्वारा फरार होकर तटीय रास्ते में से पश्चिमी भारत में पहुंचा था। तटीय रास्ते से होकर पश्चिमी भारत में पहुंचा था। तो किसने शरण दी? तो राष्ट्रकूट ने। Asylum given by the given of Zoroastrius by राष्ट्रकूट। ASLUM asylum कहलाता है, शरण का मतलब, ठीक है दोस्तों। समुद्र द्वारा फरार होकर तटीय रास्ते से पश्चिमी भारत पहुंचा था। फरार से होकर तटीय रास्ता होते हुए भारत पहुंचा था किसने? पारसियों ने, जिसे जोरोस्ट्रियस कहते हैं। और इसकी शरण किसने दिया था? तो राष्ट्रकूटों ने। वेंगी के चालुक्य चोल शासक साम्राज्य में विलय किसने किया था? तो कुलोतुंग वन था दोस्तों। 46 का डी, कुलोतुंग वन, जो राजेंद्र तृतीय भी कहा जाता है। वेंगी के चालुक्य चोल साम्राज्य में विलय किसने किया था? तो कुलोतुंग वन ने। ये कट्टर सपोर्टर था शैव धर्म का दोस्तों, ठीक है। राजेंद्र तृतीय जो चालुक्य को चोल में मिलाया था। चालुक्य, वेंगी के चालुक्य जो आंध्र प्रदेश में है, इसको मिलाया था चोल राज्य में, ठीक है। चालुक्य को चोल राज्य में किसने मिलाया? कुलोतुंग वन ने चालुक्य को किसने चोल राज्य में मिलाया? तो कुलोतुंग वन ने। चालुक्य को किसने चोल राज्य में मिलाया? चालुक्य को किसने चोल राज्य में मिलाया? कुलोतुंग वन, राजेंद्र तृतीय भी कहते हैं, ठीक है। कुलोतुंग वन कहा जाता है। वेंगी के चालुक्य को चोल राज्य में किसने मिलाया? कुलोतुंग वन ने। वेंगी के चालुक्य को चोल राज्य में किसने मिलाया? कुलोतुंग वन ने। वेंगी के चालुक्य को किसने मिलाया? कुलोतुंग वन ने वेंगी के चालुक्य को मिलाया। वेंगी के चालुक्य को किसने मिलाया? कुलोतुंग वन ने, जिसे पूरा नाम राजेंद्र तृतीय कहिए या कुलोतुंग चोल वन कहिए, ठीक है। वेंगी के चालुक्य को किसने मिलाया? वेंगी के चालुक्य को किसने मिलाया? नेक्स्ट है 8वीं सदी के ये दोस्तों, चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था? तो विक्रमादित्य 6 ने किया था। चालुक्य के विक्रम संवत का किसने चालू किया था? तो विक्रमादित्य 6 ने किया था। और ये मैथमेटिकली तरीके से सही, काफ़ी हद तक सही भी है दोस्तों। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था? विक्रमादित्य 6 ने। चालुक्य विक्रम संवत का या यूँ कह सकते हैं विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था? विक्रमादित्य 6 ने। चालुक्य का विक्रम संवत चालू किया है। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने चालू किया? तो विक्रमादित्य 6 ने। विक्रमाचरित का रचयिता विल्हन है। विक्रमाचरित की रचयिता कौन है? विल्हन। विक्रमाचरित की रचयिता कौन है? विल्हन ने कौन सा बुक लिखा है? विक्रमाचरित। विल्हन ने कौन सा बुक लिखा है? विक्रमचरित। मिताक्षरा के लेखक है विज्ञानेश्वर। मिताक्षरा का लेखक कौन है? विज्ञानेश्वर, जिसमें हिंदू विधि के बारे में बताया गया कि असली वारिस पिता का पुत्र हो सकता है, अपितु उसमें मात्र
स्वीकृति को छोड़ करके है। स्वीकृति छोड़ने का मतलब है कि पिता का किसका स्वीकृति है, हिंदू धर्म में है, ऐसा लॉ में बताया गया है, हिंदू धर्म के लॉ में, बट लीगली अनदर है, प्रोसेस है। रचनाकार विज्ञानेश्वर के संरक्षक शासक कौन था, मिताक्षरा। सॉरी, मिताक्षरा के लेखक कौन है, विज्ञानेश्वर। 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 तो बिल्हन और विज्ञानेश्वर को संरक्षक किसने दिया था, तो विक्रमादित्य शिष्य ने दिया था। किसने दिया था, विक्रमादित्य शिष्य ने। बिल्हन और विज्ञानेश्वर को संरक्षण किसने दिया, विक्रमादित्य शिष्य ने। बिल्हन और विज्ञानेश्वर को संरक्षण किसने दिया, बिल्हन और विज्ञानेश्वर को संरक्षण किसने दिया, बिल्हन और विज्ञानेश्वर को शरण किसने दिया, विक्रमादित्य शिष्य ने। विक्रमादित्य शिष्य ने किसे किसे शरण दिया, तो बिल्हन को और विज्ञानेश्वर को। बिल्हन ने विक्रमादित्य शिष्य ने किसे किसे शरण दिया, विक्रमादित्य ने शिष्य ने किसे किसे शरण दिया, तो बिल्हन को और विज्ञानेश्वर को दिया। ठीक है, बिल्हन ने विक्रमचरित्र लिखा और मिताक्षरा की रचनाकार विज्ञानेश्वर है। मिताक्षरा का विषय वस्तु क्या है, तो बताए थे हिंदू पारिवारिक विधि है दोस्तों। पल्लवों की राजभाषा क्या थी, तो संस्कृत थी। पल्लवों की राजभाषा क्या थी, संस्कृत थी दोस्तों। पल्लवों की राजभाषा संस्कृत थी। गोपुरम का मतलब क्या होता है, मुख्य द्वार। गोपुरम का मतलब मुख्य द्वार के प्रारंभिक निर्माता व स्वरूप सर्वप्रथम किस मंदिर में मिलता है। देखिए, तो किस में मिलता है दोस्तों, 51 का ए में मिलता है। ठीक है, कांची के कैलाशनाथ मंदिर में। प्रारंभिक गोपुरम का प्रारंभिक निर्माण का स्वरूप किस मंदिर में मिलता है, यानी गोपुरम का जो सबसे पहले निर्माण हुआ था कहाँ हुआ था, कांची के कैलाशनाथ मंदिर में। गोपुरम का प्रारंभिक निर्माण का स्वरूप सर्वप्रथम किस मंदिर में मिलता है, तो कांची के कैलाशनाथ मंदिर में मिलता है। गोपुरम का प्रारंभिक निर्माण का स्वरूप किस मंदिर में मिलता है, गोपुरम का प्रारंभिक निर्माण स्वरूप किस मंदिर में मिलता है, कांची के कैलाशनाथ मंदिर में। कांची के कैलाशनाथ मंदिर में क्या मिलता है, गोपुरम। कांची के कैलाशनाथ मंदिर में क्या मिलता है, गोपुरम। कांची के कैलाशनाथ मंदिर में क्या मिलता है, कांची के कैलाशनाथ मंदिर में क्या मिलता है, कांची के कैलाशनाथ मंदिर में क्या मिलता है, गोपुरम। 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं, तो कहाँ मिले हैं, कर्नाटक में दोस्तों। हाँ, राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख, कौन से वंश का, राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख कहाँ मिले हैं, कर्नाटक में। 12वीं सदी के 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं, कर्नाटक में। 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश का 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं, 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं, कर्नाटक में। किस राजवंश के शिलालेख मिले, राष्ट्रकूट वंश के। कर्नाटक में किस वंश के शिलालेख मिले हैं, कर्नाटक में किस वंश का शिलालेख मिला है, राष्ट्रकूट का। ठीक है, 12वीं सदी वाला। नेक्स्ट है गोपुरम का प्रारंभिक निर्माण स्वरूप सर्वप्रथम किस मंदिर में मिलता है, तो कांची का कैलाशनाथ मंदिर में। ठीक है, पल्लवों की राजभाषा क्या थी दोस्तों, संस्कृत थी। बेंगी के चालुक्य को चोल में किसने मिलाया, तो बेंगी का जो चालुक्य था उसको चोल में मिला लिया कुलोत्तुंग I ने। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था, तो विक्रमादित्य शिष्य ने। और विक्रमादित्य शिष्य ने ही बिल्हन और विज्ञानेश्वर को संरक्षण दिया था। नेक्स्ट देखता हूँ, निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपने उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे, तो चोल था दोस्तों, जिसे युवराज कहा करता था। ठीक है, युवराज
किया कहा जाता था चोल था। कौन से राजवंश था जिसके शासक अपने शासनकाल में उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? तो चोल था, जिसे युवराज कहा जाता था दोस्तों। ठीक है। दक्षिणी भारत का तोकलम का युद्ध हुआ था। दक्षिण भारत में कौन सा युद्ध हुआ? तोकलम का युद्ध। दक्षिण भारत में कौन सा युद्ध हुआ था? दक्षिणी भारत में कौन सा युद्ध हुआ था? तोकलम का युद्ध हुआ था। दक्षिण भारत में किसका युद्ध हुआ था? तोकलम का युद्ध हुआ था। ओके, तो ये किसके किसके बीच में हुआ था? चोल और राष्ट्रकूटों के बीच में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? चोल और राष्ट्रकूटों के बीच में हुआ था। तोकलम का युद्ध किसके किस बीच में हुआ था? चोल और राष्ट्रकूट के बीच में। तोकलम का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तोकलम का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? चोल और राष्ट्रकूट के बीच में। चोल और राष्ट्रकूट के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? तोकलम का युद्ध। चोल और राष्ट्रकूट के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? चोल और राष्ट्रकूटों के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? तोकलम का युद्ध। ठीक है। एलोरा का गुफाओं का निर्माण कराया था किसने? तो राष्ट्रकूटों ने करवाया था। एलोरा का गुफाओं का निर्माण किसने कराया था? तो राष्ट्रकूटों ने। ये 34 गुफा था। एलोरा का गुफाओं का निर्माण किसने कराया था? एलोरा का गुफाओं का निर्माण किसने कराया था? राष्ट्रकूटों ने। आप राष्ट्रकूट ने पारसियों को शरण दिया था, जोरोस्ट्रियस को। ठीक है, जो तटीय प्रदेश से होते हुए पश्चिमी भारत में आए थे। तो एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने कराया था? एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने कराया था? राष्ट्रकूटों ने। द्रविड़ शैली के मंदिर में गोपुरम से तात्पर्य है क्या? गोपुरम का मतलब होता है मुख्य द्वार। ठीक है। दीवारों पर की गई चित्रकारी नहीं, तोरण के ऊपर बने अलंकृत या बहुमंजिला भवन। तो हाँ कह सकते हैं आप। ठीक है। तोरण के ऊपर बना हुआ, अलंकृत किया हुआ, तोरण के ऊपर जो बना हुआ है उस पर अलंकृत किया हुआ, डिजाइन किया हुआ रहता है, एवं बहुमंजिला भवन होता है। ठीक है, बहुमंजिला भवन गोपुरम का मतलब होता है। गोपुरम का मतलब क्या होता है? तोरण के ऊपर बने हुआ डिजाइन, तोरण के ऊपर जो बना हुआ जो अलंकृत होता है वो, और बहुमंजिला भवन, बहुमंजिला भवन कह सकते हैं। बहुमंजिला यानी मल्टी लेवल जो बिल्डिंग होता है वो गोपुरम का मतलब हो सकता है। तोरण के ऊपर बने हुए अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन, ये द्रविड़ शैली का गोपुरम मंदिर है। ओके। एलोरा में गुफाओं और शैलकृत मंदिरों का संबंध है केवल किससे? तो किससे है दोस्तों? हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों से है। तो आंसर डी है। एलोरा में गुफाओं का शैलकृत मंदिर का संबंध किससे है? हिंदू, बौद्धों और जैनों से है। सबसे पहले बौद्ध, 1 से 12 तक बौद्धों का संबंध है, फिर 13 से 29 तक हिंदुओं का, और फिर 34 तक जैनों का। एलोरा में गुफाओं का शैलकृत मंदिर का संबंध किससे है? तीनों से है। चोल प्रशासन। और एलोरा का गुफाओं का निर्माण किसके समय में हुआ था? राष्ट्रकूट के समय में हुआ था। गोपुरम का मतलब होता है वेदिका पर डिजाइन किया हुआ है, और बहुमंजिला भवन होता है। निम्नलिखित में से चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? ग्राम प्रशासन की स्वयं सत्ता थी, ऑटोनॉमी मिला हुआ था। ठीक है, ऑटोनॉमी मिला हुआ था ग्राम प्रशासन को। गांव को क्या मिला हुआ था? ऑटोनॉमी मिला हुआ था, स्वयं सत्ता। चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? ऑटोनॉमी ऑफ द विलेज। ठीक है, ऑटोनॉमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विलेज। चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? ग्राम प्रशासन की स्वयं सत्ता, यानी ऑटोनॉमी दिया हुआ था। चोल प्रशासन गांव को क्या दिया हुआ था? ऑटोनॉमी मिला हुआ था। ग्राम प्रशासन को ऑटोनॉमी किसने दिया था? चोल प्रशासन ने। ग्राम प्रशासन को ऑटोनॉमी किसने दिया था? चोल प्रशासन ने। चोलों का राज्य किस क्षेत्र तक फैला हुआ था? तो देखिए, चोलों का प्रशासन किस तक फैला हुआ था? डी तक फैला हुआ था। कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भाग। कोरोमंडल के तट और दक्कन के कुछ भाग।
कोरोमंडल दक्कन का कुछ भाग तक फैला हुआ था। चोलों का राज्य किस क्षेत्र तक फैला हुआ था? कोरोमंडल तट ले लीजिए और दक्कन के कुछ भाग ले लीजिए। कोरोमंडल का तट ले लीजिए और दक्कन के कुछ भाग ले लीजिए। चोलों और राष्ट्रकूटों के बीच में हुआ था कोलम का युद्ध। चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात कौन है? जो चोल के समय में तो हुआ था, तो नटराज का शिव की कांस्य प्रतिमा कौन था विख्यात था दोस्तों? तो नटराज की मूर्ति। ठीक है, नटराज शिव की मूर्ति जो चिदम्बरम में है। चोल शासक के समय में बनी जो मूर्ति है अधिक विख्यात किसकी थी? नटराज शिव की कांस्य की प्रतिमा है। 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 ठीक है, ये चोल के समय में विख्यात था। चोल के समय कौन सी मूर्ति विख्यात थी? नटराज की। चोल के समय कौन सी मूर्ति विख्यात थी? नटराज की। नटराज की मूर्ति किसके समय विख्यात थी? चोल शासक के। नटराज की शिव की मूर्ति किसके समय विख्यात थी? चोल शासक के। चोल युग प्रसिद्ध था निम्न में से किसके लिए? ग्रामीण सभाओं के लिए। चोल किसके लिए प्रसिद्ध था? ग्रामीण सभाएं के लिए। इन्होंने ऑटोनॉमी दिया हुआ था गांव को। ठीक है, ग्रामीण सभा के लिए प्रसिद्ध था। चोल युग किस लिए प्रसिद्ध था? चोल युग किस लिए प्रसिद्ध था? चोल युग किस लिए प्रसिद्ध था? ग्रामीण सभा के लिए। किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की थी? तो कृष्ण तृतीय ने कराया था। किसने कराया था? कृष्ण तृतीय ने। विजय स्तंभ देवालय की स्थापना किसने किया था? कृष्ण तृतीय ने। रामेश्वरम में विजय स्तंभ देवालय की स्थापना किसने किया था? कृष्ण तृतीय ने। रामेश्वरम में विजय स्तंभ देवालय की स्थापना किसने किया था? रामेश्वरम में विजय स्तंभ देवालय की स्थापना किसने किया था? कृष्ण तृतीय ने। कहाँ पर देवालय की स्थापना किया था? रामेश्वरम में। देवालय की स्थापना कृष्ण तृतीय ने कहाँ कराया था? कृष्ण तृतीय ने देवालय में रामेश्वरम की मूर्ति इस्टेब्लिश की थी। वेनिस यात्री मार्को पोलो के पांड्य राज के भ्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो कौन था दोस्त? तो मारवर्मन कुलशेखर था। कौन था? मारवर्मन कुलशेखर। वेनिस यात्री जब आया था, कब आया था? 1278 से 1293 के बीच में। वेनिस यात्री मार्को पोलो कब आया था? 1278 1288 में। 1288 से 1293 के बीच में मार्को पोलो। 1288 से 1293 मार्को पोलो कब आया था? 1288 से 1293 मार्को पोलो कब आया था? मार्को पोलो कब आया था? 1288 से 93। आइए किस समय आया था? मारवर्मन कुलशेखर के समय में। मार्को पोलो कब आया था? मारवर्मन कुलशेखर के समय में। मार्को पोलो किसके समय में आया था? मारवर्मन कुलशेखर के समय में। मार्को पोलो किसके समय में आया था? अब पांड्य राज के भ्रमण में आया था। उस समय कौन था? मारवर्मन कुलशेखर था। मार्को पोलो पांड्य राज के भ्रमण पर आया था। उस समय शासक कौन था? मारवर्मन कुलशेखर। ठीक है, मारवर्मन कुलशेखर था। मार्को पोलो आया था पांड्य राज के भ्रमण के लिए। कब आया था? 1288 से 1293 के बीच में। 1288 से 1293 के बीच में। एलोरा का प्रसिद्ध मंदिर निर्माण किसने कराया था? तो एलोरा का प्रसिद्ध मंदिर किसने कराया था? कृष्ण वर्ण ने करवाया था। कृष्ण वर्ण। एलोरा का प्रसिद्ध मंदिर किसने निर्माण कराया था? कृष्ण वर्ण। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कृष्ण वर्ण। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कृष्ण वर्ण ने कौन से मंदिर का निर्माण कराया था? एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर। कृष्ण वर्ण ने कौन से मंदिर का निर्माण कराया था? एलोरा का कैलाश मंदिर। कृष्ण वर्ण ने कौन से मंदिर का निर्माण कराया था? एलोरा का कैलाश मंदिर।
किसने मान्यखेत या मालखेत को राष्ट्रकूट राज्य की राजधानी बनाई? तो अमोघ वर्ष ने। ठीक है, अमोघ वर्ष ने ये राष्ट्रकूट राज्य की राजधानी बनाया था। राष्ट्रकूट राज्य की राजधानी किसने बनाया था? अमोघ वर्ष ने। मान्यखेत या मालखेत को राष्ट्रकूट राज्य की राजधानी किसने बनाया था? अमोघ वर्ष ने। मान्यखेत की राजधानी किसने बनाया था? अमोघ वर्ष ने। मान्यखेत को राजधानी किसने बनाया? अमोघ वर्ष ने। मान्यखेत को राजधानी किसने बनाया? मान्यखेत को राजधानी किसने बनाया? अमोघ वर्ष ने, जो राष्ट्रकूट था। मान्यखेत को राजधानी बनाने वाला कौन था? अमोघ वर्ष था। अमोघ वर्ष था, राष्ट्रकूट राज्य की राजधानी बनाया था। ठीक है। मान्यखेत। किसने कन्नड़ काव्यशास्त्र की प्राचीनतम कृति कविराज की रचना की थी? तो कविराज की रचना किसने किया था? अमोघ वर्ष ने। कविराज मार्ग की रचना किसने की थी? अमोघ वर्ष ने। कविराज मार्ग की रचना किसने की? अमोघ वर्ष ने। कविराज मार्ग की रचना किसने की? अमोघ वर्ष ने। कविराज मार्ग की रचना किसने की? अमोघ वर्ष ने। अमोघ वर्ष ने क्या लिखा? कविराज मार्ग। अमोघ वर्ष ने क्या लिखा? अमोघ वर्ष ने क्या लिखा? तो कविराज मार्ग की रचना की थी अमोघ वर्ष ने। राष्ट्रकूट काल में राष्ट्र का मतलब प्रांत होता है, प्रधान कौन होता है? राष्ट्रिक होता है या राष्ट्रपति होता है। ठीक है, राष्ट्रपति। राष्ट्रकूट काल में प्रांत का प्रधान कौन होता था? राष्ट्रपति होता था। राष्ट्रकूट काल में राष्ट्र का प्रधान कौन होता था? राष्ट्रपति होता था। राष्ट्र का प्रधान राष्ट्रपति होता था राष्ट्रकूट काल में। विजय किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है? तो कन्नड़ साहित्य डेवलप किया था उस समय, तो किसके समय में हुआ था? तो राष्ट्रकूट के समय में। कन्नड़ साहित्य फूला किसके समय था? तो राष्ट्रकूट के समय में। कन्नड़ साहित्य किसके समय फला फूला था? राष्ट्रकूट के समय में। कन्नड़ साहित्य किसके समय फला फूला? कन्नड़ साहित्य किसके समय फला फूला? राष्ट्रकूट के समय में। राष्ट्रकूट काल में ही प्रांत के प्रधान को राष्ट्रपति कहा जाता था। कवि राजमार्ग की रचना अमोघ वर्ष ने किया। ओके। मालखेत या मालखेत की राजधानी किसने बनाया था? अमोघ वर्ष ने, राष्ट्रकूट का। ठीक है। एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो कृष्ण वन ने। ओके। वेनिस या तो मार्को पोलो के पांडे भ्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? मारवारवन कुलशेखर था, जो 1288 से लेकर 1293 के बीच में आया था। किस शासक के रामेश्वरम में विजय स्तंभ देवालय की स्थापना किया था? कृष्ण तृतीय ने। ओके। देवालय, रामेश्वरम में देवालय की स्थापना किया कृष्ण तृतीय ने। चोल युग का प्रसिद्ध किस लिए था? ग्रामीण सभाओं के लिए। चोल ने ऑटोनॉमी दिया हुआ था गांव को। चोल शासकों के समय बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात क्या है? नटराज का शिव कांस्य की मूर्ति। नटराज शिव की कांस्य की प्रतिमाएं ये विख्यात थी। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? कोरोमंडल तट तक और दक्कन के कुछ भाग। ठीक है, कोरोमंडल के कुछ तट और दक्कन के कुछ ही भाग था। कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग। चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? ग्राम प्रशासन की स्वयं सत्ता। एलोरा का गुफाओं और शैलकृति मंदिरों का संबंध किससे है? हिंदू, बौद्ध और जैन से है। द्रविड़ शैली मंदिरों में गोपुरम का मतलब क्या होता है? तोरण के ऊपर बना हुआ अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन। गोपुरम का मतलब बहुमंजिला भवन होता है। ठीक है, एंड तोरण के ऊपर किया हुआ अलंकृत। एलोरा गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट ने कराया। तो कलम का युद्ध चोल और राष्ट्रकूट के बीच में हुआ। किस शासक के अपने शासनकाल में ही अपने राजा को उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? तो चोल करता था। 12वीं सदी में राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? कर्नाटक में मिले हैं। गोपुरम, जिसका मतलब मुख्य द्वार होता है। प्रारंभिक निर्माण स्वरूप सर्वप्रथम किस मंदिर में मिला है? कांची के कैलाशनाथ मंदिर में मिला है। पल्लवों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। मिताक्षरा की विषय वस्तु क्या थी? हिंदू परिवार की विधि संहिता है। विक्रम चरित्र के रचयिता बिलहन हैं और विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा लिखा है। ठीक है, ये के संरक्षक कौन था? तो विक्रमादित्य 6 था।
तो बिलहन विज्ञानेश्वर का संरक्षण किसने दिया था? विज्ञानेश्वर सिक्स ने। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था? तो विक्रमादित्य सिक्स ने। बेंगी के चालुक्य को चोल में किसने मिलाया था? तो कुलोत्तुंग वन ने। थैंक यू दोस्तों।